उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपमानित शब्दों से जिस तरह से अलंकृत किया है कि उन्हें रिटायर के बाद जो 75% छटनी होंगे उन्हें भाजपा के विभिन्न कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रख लिया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राजद प्रवक्ता एजाज अहमद सर के साथ में। इनसे हम बात करेंगे। कल 22 जून सुबह 9 बजे पैदल मार्च विधानसभा से लेकर राजभवन तक निकाला गया था नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा। सभी विधायक दल भी शामिल थे उसमें। राज्यपाल से इन लोगों ने मिला भी। क्या उसका रिजल्ट निकला, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। कल आप लोग पैदल मार्च किए थे, उसका क्या रिजल्ट निकला? देखिए, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी विधायकों ने विधानसभा से राजभवन तक पैदल मार्च किया और 13 सदस्यीय शिष्टमंडल माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में फागू चौहान जी महामहिम से मिला और उनको एक ज्ञापन सौंपा। उसमें 20 सूत्री मांग था कि जो बेरोज़गारों की एक फ़ौज देश में खड़ा कर दी गई है उसको किस तरह से समाप्त किया जाए, उसका पूरा खाका था। उसके अलावा जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने वाला है और इस अग्निपथ योजना में कहीं भी उनके रोज़गार की गारंटी नहीं है, उनके लिए कोई गारंटी नहीं है, उनकी सुरक्षा के प्रति भी सरकार की ओर से कोई कोष की व्यवस्था नहीं की गई है। इससे ही समझ में आता है कि अग्निवीर और अग्निपथ नाम दे देने से सिर्फ उन लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है जिन लोगों का आप नया रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के कल्याण के लिए कार्य योजना क्या है ये स्पष्ट रूप से वर्णित होना चाहिए था। और चूँकि सेना के अंदर 2019 से ही बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कुछ लोग दौड़ में फिट हो गए थे, कुछ लोगों का मेडिकल भी हो गया था, कुछ लोग रिटर्न पास कर चुके थे, मतलब लगभग प्रक्रिया में लोग थे। उन लोगों को, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी मिलना था। सब लोगों को एक ही बार में पूरी तरह से नया नियमावली के तहत उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो उनके भविष्य को पहले दिन ही अंधकारमय कर दिया। उसके कारण छात्रों में ज़्यादा गुस्सा देखने को मिला कि उन्होंने जो तैयारी कर रखी थी उस तैयारी के प्रति भी, और सरकार को पता था कि इनको रिक्रूटमेंट करना है, लेकिन उसके प्रति भी ध्यान नहीं रखा गया और उनको एक कलम से सब पूरी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। और दूसरे, आपने जो नया नियमावली लाया है उसमें पुराने नियमावली में था कि जो रिटायर फौजी होंगे उनके लिए दूसरे राज्यों में या अन्य क्षेत्रों में भर्ती के लिए फौजियों का अलग से रिक्रूटमेंट किया जाएगा। उसके लिए एक प्राथमिकता सूची का वर्णन होता था, लेकिन इसमें कहीं कोई वर्णन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज़ का ये बखान कर रहे हैं कि 10 लाख रुपया हम देंगे, 10 लाख रुपया आप किसका दे रहे हैं? उनका पीएफ काट रहे हैं पहले साल में 9,000 रुपये महीना के हिसाब से, दूसरे साल में 10,000 रुपये महीने के हिसाब से, तीसरे साल में 11,500 रुपये, सब टोटल पीएफ कट करके इनका 3.5 लाख 4 लाख रुपया होता है। उसके बाद आप उसका इंटरेस्ट जो बैंक में होगा लगभग 2-2.5 लाख रुपया होगा। लगभग 6-6.5 लाख रुपया उनके पीएफ का जो अकाउंट में पैसा आएगा वो उन छात्रों का ही पैसा रहेगा जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है। लेकिन सरकार जिस तरह से बखान कर रही है कि 10.5 लाख रुपया देंगे, 10.5 लाख रुपया देंगे, सरकार सिर्फ अपने मत से 3 से 3.5 लाख रुपया देगी। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि सरकार का इन अग्निवीरों के प्रति कितनी बढ़िया सोच है। सरकार का कहीं कोई सोच नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ लोगों को बहलावे में रख करके लोगों को सिर्फ अग्निवीर नाम दे देने से इनका कहीं कोई समर्पण का भाव या सेवा का भाव का ख्याल नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने अग्निपथ योजना का बखान किया, अग्निवीरों के मेडल का बखान किया, उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपमानित शब्दों से जिस तरह से अलंकृत किया है कि उन्हें रिटायर के बाद जो 75% छटनी होंगे उन्हें भाजपा के विभिन्न कार्यालयों में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर रख लिया जाएगा।
ये उन फौजियों का अपमान है जो देश की सेवा के लिए, देश के प्रति अपना समर्पण भाव लेकर के देश की रक्षा के संकल्प के साथ फौज में जाने का काम करते हैं। क्या ये अपमान सैनिक बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर आप युवाओं का, छात्रों का, सैनिकों का इस तरह से अपमान करेंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा, देश की रक्षा कैसे होगी, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को बतानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना का बखान कर रहे हैं, लेकिन इस योजना में आप देखे होंगे डे फर्स्ट से ही कभी होम मिनिस्टर का आता है कि इनको सीआरपीएफ में, सीपीएफ में 10% दिया जाएगा, असम राइफल्स में 10% दिया जाएगा, कभी रक्षा मंत्रालय में देने की बात होती है, कभी अन्य योजनाओं में देने की बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो कैपिटलिस्ट दोस्त हैं उनके द्वारा कहा जाता है कि इन लोगों को हम सिक्योरिटी गार्ड में रख लेंगे। हम लोग तो डे फर्स्ट से कह रहे थे कि ये जो इनके जो कॉरपोरेट घराने के दोस्त हैं उनके कारखानों की रक्षा के लिए, उनके औद्योगिक घरानों की रक्षा के लिए इस तरह की योजना बनाई गई है। और कहीं ना कहीं इसमें सरकार उन लोगों का इंटरेस्ट देख रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आया, उसमें माननीय मंत्री किशन रेड्डी का जो बयान आया, ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि ड्राइवर के रूप में रख लिया जाएगा, धोबी के रूप में रख लिया जाएगा, नाई के रूप में रख लिया जाएगा, उनको सिलाई कारीगरों के रूप में रख लिया जाएगा। ये घोर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं देश के उन नौजवानों के साथ, देश के उन छात्रों के साथ और साथ साथ उन अग्निवीरों का जिनका ये बखान कर रहे हैं उनका अपमान है। और देश के शौर्य और देश जिस पर गौरवान्वित महसूस करता है, देश के लोगों को जिस पर गौरव है कि मेरे रक्षा के लिए फ़ौज सबसे बेहतर और समर्पण भाव से काम करती है, उसके समर्पण और सेवा भाव को भी इन्होंने कहीं ना कहीं सिक्योरिटी गार्ड और नाई और ड्राइवर तक ही सीमित कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 8 क्लास से 12 क्लास तक आप इसमें रिक्रूटमेंट करेंगे, उनके पढ़ाई की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होगी, उनका आगे के भविष्य की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके परिवार का और उनका क्या भविष्य बनेगा ये सरकार को सोचना चाहिए। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं मनोज शर्मा, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से कल पैदल मार्च निकाले थे, अगर उनके लिए अग्निपथ सही नहीं है, उनके लिए भ्रष्ट पथ सही है, अपने और अपने परिवार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पे अगर पैदल मार्च निकालते तो कुछ सही होता। देखिए, भारतीय जनता आपका इस पे क्या विचार है? भारतीय जनता पार्टी के लोग अनर्गल प्रलाप करने में महारत हासिल किए हुए हैं। उन लोगों ने जिस तरह से आप देखे होंगे आंदोलनकारियों को किन किन शब्दों से अलंकृत किया, आतंकवादी बताया, उनको अतायती बताया, उनको जिहादी बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये लोकतंत्र में नए नए तरह से परिभाषा गढ़ रहे हैं, और जो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ बुलंद करता है, जो अपने लिए आंदोलन करता है, जो अपने भविष्य की चिंता में खड़ा होता है, उसके प्रति भी इनका इन शब्दों से अलंकरण ये बताने के लिए साफ साफ संकेत है कि इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनको जनता के द्वारा किए गए बातों पर विश्वास नहीं है। और विपक्ष के किसी भी आंदोलन या कार्यक्रम को ये दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता और देश के लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि इनको लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं उस दीवार में लिखी हुई इबारत को, जिस इबारत में स्पष्ट रूप से वर्णित हो चुका है कि अब इस देश का नौजवान, इस देश का छात्र, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर इस सरकार से छुटकारा चाहता है। सरकार से छुटकारा के लिए जो नारा तेजस्वी प्रसाद यादव ने 10 लाख नौकरी की दी थी, आपने देखा होगा 2020 के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको स्वीकारता प्रदान की, उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान की और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में लाने का काम किया। इससे ही स्पष्ट होता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव का जो पथ है उसको बिहार की जनता स्वीकार कर चुकी है और वो उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं जिसमें नौजवानों का भविष्य है, जिसमें छात्रों का भविष्य है, जिसमें गरीबों और किसानों का भविष्य है, जिसमें हर उन वर्गों का भविष्य है जो कहीं ना कहीं देश के भविष्य के साथ जुड़ा है, राज्य के भविष्य के साथ जुड़ा है। इसलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उस पथ को रोकने के लिए ये जितना भी
नफ़रत का पथ बढ़ाने का काम करे। नफ़रत के पथ पर अब देश की जनता जाना नहीं चाहती है। देश की जनता भलाई के पथ को चाहती है। देश की जनता मुद्दों के पथ को चाहती है और देश की जनता को भटकाव के पथ पर ले जाने वाले भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा चाहती है। क्या ये आरोप सही है? आरोप तो सबसे पहले 70 से अधिक घोटाले इनके ही सरकार में हुए हैं और इनके ही प्रदेश अध्यक्ष जिस भाषा का इस्तेमाल अपने ही सरकार के खिलाफ करते हैं, पहले उसका तो जवाब दे दें। ये तो अभी नए नवेले प्रवक्ता बने हैं, इनको क्या पता कि बिहार किस तरह से यहाँ पर सींचा जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार की खेती हो रही है। सर, क्या जो ये सरकार स्कीम लाई है, अगर सोच समझ कर लाई तो फिर बौखलाहट इतनी क्यों है? देखिए, सरकार सोच समझ के नहीं लाई है। सरकार अगर सोच समझ के लाई होती तो माननीय रक्षा मंत्री के साथ दो बार तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई, माननीय प्रधानमंत्री के साथ तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई, वो भी देश की रक्षा के संबंध में नहीं, देश में कोई ऐसी परिस्थिति या स्थिति नहीं है उसके संबंध में नहीं। किस बारे में बैठक हुई? रिक्रूटमेंट के बारे में, बहाली की प्रक्रिया के बारे में। इसका मतलब है कि तीनों सेना प्रमुखों को भी कहीं ना कहीं विश्वास में नहीं लिया गया था और अब उन तीनों सेना प्रमुखों के माध्यम से इस रिक्रूटमेंट की चर्चा और बखान जिस तरह से करवाई जा रही है, ये सेना का राजनीतिक करना भारत सरकार के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के रक्षा के संबंध में रक्षा विशेषज्ञ या जो रक्षा प्रमुख है वो बताने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रिक्रूटमेंट के संबंध में बताने का काम कर रहे हैं। इस परंपरा को छोड़े भारत सरकार और अविलंब देश की जनता से माफ़ी मांगते हुए, युवाओं से माफ़ी मांगते हुए, छात्रों से माफ़ी मांगते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने का माननीय प्रधानमंत्री जी उसी तरह से ऐलान करें कि या तो हम समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए या युवाओं ने समझा नहीं। इसलिए मैं इसको पुनर्विचार के लिए फिर से वापसी चाहता हूं और देश की जनता और छात्र और नौजवान के हित में इस योजना को रोल बैक करता हूं। तभी जाकर के देश में जो आज हाहाकार की स्थिति है, युवा और छात्र जिस बेचैनी में है वो बेचैनी समाप्त हो सकती है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एजाज अहमद सर थे, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। मैं फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।